जय हिंद स्टूडेंट्स। तो ये है आपकी क्लास 10th हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर। ये चैप्टर हम विद इन हाफ एन आवर कंप्लीट करेंगे सो दैट आपका ज़्यादा टाइम भी नहीं लगे और आपको सब कुछ समझ में आ जाए। ठीक है, तो हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे जिससे क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, बिकॉज सो लेट अस स्टार्ट दिस चैप्टर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा फ्रेंच रेवोल्यूशन की। ठीक है, और फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट कब हुआ था? 1789 में। अब फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या था? इट वॉज द फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म। शुरू हुआ 1789 में। क्यों स्टार्ट किया गया? टू अबॉलिश मोनार्की। मोनार्की को हटाने के लिए किया गया बिकॉज द पीपल वांटेड डेमोक्रेसी। उनको लोकतांत्रिक देश की जरूरत थी। अब उस समय कुछ मेजर चेंजेस आए। कब? ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो व्हाट वर द चेंजेस? ला पैट्री एंड लिसेटियन, इन टर्म्स को यूज किया गया ताकि लोगों को यूनाइट कर पाए। अब इनका मतलब आपको पता होना चाहिए। ला पैट्री का मतलब होता है फादरलैंड। जैसे हम अपने देश को डिनोट करते हैं धरती माँ या फिर भारत माता, उसी तरह उससे वो डिनोट किया गया। ला पैट्री का मतलब क्या होगा? फादरलैंड। सिमिलरली लिसिटियन, लिसिटियन का मतलब होता है सिटीजन्स। ठीक है, मोनार्की की जो पावर थी वो धीरे धीरे ट्रांसफर होने लगी किनके पास? कॉमन पीपल के पास। न्यू फ्लैग्स को घोषित किया गया, नए नए फ्लैग्स आए और साथ ही साथ फ्रांस की लैंग्वेज जो नेशनल लैंग्वेज थी क्या बन गई? न्यू फ्लैग्स को लेके आए और फ्रेंच को नेशनल लैंग्वेज घोषित किया गया। ठीक है, न्यू नेशनल एंथम भी बनाई गई और साथ में बहुत सारी ओथ्स भी ली गई। ओथ्स मतलब कस्में वादे किए गए थे। ठीक है ना। स्टेट जनरल जो था बेटा उसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया था? नेशनल असेंबली। कस्टम ड्यूटीज वर अबॉलिश्ड। अब कस्टम ड्यूटीज क्या होती है आपको पता ही होगा। जब कंट्री के बाहर से कुछ अंदर आता है आपके सामान तो उसको बोलते हैं हम कस्टम ड्यूटी, जो सामान पे लगती है। लेकिन उस समय में क्या था ना, जैसे कि मान लो हमारा इंडिया है, ठीक है, अगर मैं बात करूँ हरियाणा से एक सामान आ रहा है, वो जा रहा है दिल्ली की तरफ, तो उस पर भी सामान पे कस्टम ड्यूटी लगती थी, जो कि सही नहीं था बिकॉज कस्टम ड्यूटी कंट्री टू कंट्री लगती है। बट वहाँ पे क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाने में भी कस्टम ड्यूटी लग रही थी। तो उस समय पे कस्टम ड्यूटीज को हटा दिया गया। एबॉलिश का मतलब याद रखना हटाना होता है, बिकॉज इस चैप्टर में एबॉलिश वर्ड का बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया है। ठीक है, तो कस्टम ड्यूटीज वर एबॉलिश्ड। नेशनलिज्म आइडिया जो था ना, उसके बाद जो देशभक्ति वाली जो भावना थी हमारे फ्रांस से चलती हुई कहाँ बहुत सारे दूसरी कंट्रीज में अब्रॉड में भी गई। तो व्हाट वर दीज थिंग्स? ये वो थी जो चेंजेस आए किस समय पे? एट द टाइम ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। ओके, ये आपको पता होना चाहिए। ये सब तो ठीक था बट क्या हुआ ना, ये आइडियाज थे बट उसके बाद क्या हुआ, ये लोग सब क्या हो गए? डेमोक्रेटिक हो गए। ये मस्त अपनी जिंदगी जी रहे थे, इंजॉय कर रहे थे। बट हुआ क्या, हमारे चचा 1798 में कौन? नेपोलियन बोनापार्टे, ये आ गए और इनने क्या किया? सीज्ड पॉलिटिकल पावर, इनने वहाँ पे कंट्रोल कर लिया। तो फिर से समझना, सबसे पहले मोनार्कियल रूल था, राजा महाराजों ने रूल किया था। तो लोगों ने क्या किया? अपना रेवोल्यूशन चलाया, अपनी क्रांति शुरू करी और उसको देश को अपने कंट्रोल में किया और डेमोक्रेसी को स्प्रेड किया। ठीक है, लेकिन बीच में फिर कौन आ गए? हमारे नेपोलियन चचा। इनने क्या किया? वहाँ की पावर को कंट्रोल में कर लिया। ठीक है, और सिविल कोड 1804 में एक सिविल कोड बनाया जिसको नेपोलियन कोड भी बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अब नेपोलियन ने किया क्या? ये कुछ इसके पॉजिटिव पॉइंट्स है बेटा, दीज आर द पॉजिटिव पॉइंट्स जो नेपोलियन ने किए। इक्वालिटी बिफोर लॉ, कि सब लोग बराबर है कानून के सामने। ठीक है, किसी को भी ज़्यादा अधिकार किसी को भी कम अधिकार नहीं मिलेगा। जैसे कि राजा का बेटा राजा ही नहीं होगा। ठीक है ना। राइट टू प्रॉपर्टी, सबको प्रॉपर्टी लेने का अधिकार रहेगा, सबके पास प्रॉपर्टी हो सकती है, सिर्फ अमीरों के पास प्रॉपर्टी हो ऐसा नहीं होगा। फ्यूडल सिस्टम वाज एबॉलिश्ड, अगेन द टर्म हैज बीन यूज्ड एबॉलिश्ड, मतलब खत्म करना, खत्म कर दिया गया। जो फ्यूडल सिस्टम था बेटा, फ्यूडल सिस्टम क्या होता है? जमींदारी सिस्टम, उसको हटा दिया गया। किसके द्वारा? नेपोलियन द्वारा। ठीक है, एबॉलिश्ड सर्वडम। अब बेटा सर्वडम का मतलब क्या होता है? जो गुलामी करते थे लोग, जिसको बंधुआ मजदूर बोलते हैं। ठीक है, उनको एबॉलिश किया गया, उसको हटा दिया गया, गुलामी वाला जो सिस्टम बनाया गया था। गिल्ड डिस्टिंक्शंस को हटाया गया और ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशंस को बहुत ज़्यादा इंप्रूव किया गया था अंडर द रूल ऑफ नेपोलियन। ठीक है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, लेकिन उसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी थे। तो यहाँ पे मैंने 2 नेगेटिव पॉइंट्स लिखे हुए हैं। यू हैव टू कमेंट डाउन 1 more नेगेटिव पॉइंट्स अबाउट द नेपोलियन कोड।
तो उनके जो नेगेटिव पॉइंट्स थे किसके, नेपोलियन कोड के क्या थे, टैक्स बढ़ा दिया गया था जो कि बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, लोगों को पसंद बिल्कुल भी नहीं आया। सेंसरशिप वॉज इम्पोज्ड, सेंसरशिप इम्पोज की गई। देखो एक होता है एबॉलिश, एबॉलिश का मतलब हटाना, इम्पोज मतलब इसका ऑपोजिट लगाना। तो सेंसरशिप इम्पोज की गई, इसका मतलब क्या है कि कोई भी नेपोलियन या उनकी गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ नेगेटिव पॉइंट्स को छाप नहीं सकता, कुछ इनके खिलाफ बोल नहीं सकते। तो ये सब इन लोगों ने शुरू कर दिया। बात करते हैं बेटा स्ट्रक्चर ऑफ यूरोपियन सोसाइटी एट द टाइम ऑफ 18th सेंचुरी, कि 18th सेंचुरी में क्या स्ट्रक्चर था, किस तरह के ग्रुप्स या लोग रहते थे सोसाइटी में। तो बात करें बेटा पहले हम एरिस्टोक्रेसी एंड पीजेंट्री, क्योंकि पहले सिर्फ यही दो ग्रुप्स रहा करते थे। तो बेटा पहले क्या था, सिर्फ एरिस्टोक्रेसी एंड पीजेंट्री ग्रुप्स हुआ करते थे। एरिस्टोक्रेट्स कौन थे, जो कि बहुत अमीर लोग थे, रिच लैंडलॉर्ड्स। इनकी बेटा पॉपुलेशन बहुत कम थी और बहुत पावरफुल थे, डोमिनेटिंग थे, और इनको सभी राइट्स मिले हुए थे। ऑन दी अदर हैंड पीजेंट्री कौन थे बेटा, लो क्लास लैंडलॉर्ड्स, ठीक है, जो गरीब थे, इनकी पॉपुलेशन ज़्यादा थी और इनको राइट्स बिल्कुल भी नहीं थे, ठीक है। तो उस समय ये सिनेरियो चल रहा था एट द टाइम ऑफ 18th सेंचुरी। बट धीरे धीरे क्या हुआ बेटा, चेंजेस आए, डेवलपमेंट्स हुए, लोग पढ़े लिखे हुए, लोग पढ़ना शुरू किया। तो फिर नया ग्रुप आया हमारा, फिर न्यू मिडिल क्लास, ठीक है। और ये वो लोग थे जिनने चेंजेस लाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करी, ठीक है। न्यू मिडिल क्लास, इसके अंदर कौन लोग थे, एजुकेटेड इंडस्ट्रियलिस्ट, डॉक्टर्स एंड टीचर्स। तो इससे पता चल रहा है कि ये लोग पढ़े लिखे लोग थे, ठीक है। कौन थे ये, न्यू मिडिल क्लास। ये तीसरा ग्रुप बाद में इवॉल्व हुआ। इन लोगों का एक और नाम था लिबरल नेशनलिज्म, ठीक है। अब इनकी डिमांड्स क्या थी इन लोगों की, ये चाहते थे इंडिविजुअल फ्रीडम मिले, सबको फ्रीडम मिले, इक्वालिटी बिफोर लॉ, कि सबको बराबर का अधिकार मिले, कानून के सामने कोई बड़ा ना कोई छोटा हो। गवर्नमेंट बाय कंसेंट, कि भैया अगर सरकार है, इफ देयर इज अ गवर्नमेंट, तो सरकार चुनी जानी चाहिए किनके द्वारा, लोगों के द्वारा, ठीक है। सरकार को लोगों पर थोपना नहीं है, लोगों से पूछ के, लोगों की मशवरा लेके उसके बाद सरकार बननी चाहिए, ये होता है गवर्नमेंट बाय कंसेंट, ठीक है। इन्होंने एक और चीज़ फॉर्म की, किन्होंने, लिबरल नेशनलिज्म ने, ज़ोल्वरिन। अब ये क्या था, देयर आर 3 पॉइंट्स, इनको याद कर लेना, बहुत ईजी है, अगर नहीं पता चले तो प्लीज़ कमेंट डाउन में बता दूंगा इसको भी, ठीक है। तो ये वो लोग थे जो चाहते थे कि भैया ये सब चीज़ें हों, उनकी डिमांड्स ये थी। लेकिन बट कुछ और लोग भी थे, कंजर्वेटिव्स, आपने पढ़े होंगे 9th क्लास में, फ्रेंच रेवोल्यूशन में। कंजर्वेटिव्स कौन लोग थे, कोई नहीं, वो सिर्फ आपके एक तरह से एरिस्टोक्रेट्स ही थे, ठीक है। अगर हम बोलो वो राजा के चमचे बैठे हुए थे, तो वो जो थे वो क्या चाहते थे, वो चाहते थे भैया ये मोनार्की ही रहे यहाँ पे, डेमोक्रेसी कोई हमको चाहिए नहीं, यहाँ पे मोनार्की होनी चाहिए, ठीक है। तो हुआ क्या, राजा लोग रूल करते थे, उनके अगेंस्ट एक रेवोल्यूशन लड़ा गया जिसको बोलते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन, और लोगों ने राजा को हटा दिया, पावर अपने कंट्रोल में ली। लेकिन जब वो डेमोक्रेसी में आ गए, बीच में आया हमारे चचा, उन्होंने उनसे पावर छीन ली, और उसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स थे नेपोलियन कोड के, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स थे। लेकिन क्या हुआ बेटा, फिर 1815 में, 1815 में क्या हुआ, देयर वाज अ बैटल ऑफ वाटरलू, वहाँ पे बैटल हुई वाटरलू में, जहाँ पे क्या हुआ, नेपोलियन को हरा दिया गया, ठीक है। और किन लोगों ने हराया, प्लीज़ कमेंट डाउन कि वो कौन लोग थे, कौन सी कंट्रीज थी, ठीक है। नेपोलियन को 1815 में हराया गया, और वहाँ पे फिर से नेपोलियन को हराया गया, और वहाँ पे फिर से क्या किया गया, फिर से बर्बन डायनेस्टी को वापस लेके आए। तो जो कंजर्वेटिव्स थे उन्होंने क्या किया, ट्रीटी साइन की, ट्रीटी ऑफ वियना, और वहाँ पे किसको, बर्बन डायनेस्टी को फिर से लेके आए रूल करने के लिए। बर्बन डायनेस्टी कौन है बेटा, ये वही राजा लोग हैं जो सबसे शुरुआत में थे। तो देख रहे हो पूरी चीज़ें घूम के फिर वहीं पे आ गई।